पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का था। गुफ्तगू का सिलसिला आज मुझे बहुत दूर तक लेके जाना है। एक बार फिर वही 1947 तकसीम बर्र-ए-सगीर, क़याम पाकिस्तान, हिजरत की दास्तान, घरों की बर्बादी की दास्तान, एक दूसरे को मारने काटने की दास्तान। जब अपने पर आए हुए और परायों को अपना बनाना पड़ा, देश परदेश में आके अपना देश बनाना पड़ा। खैर, इस सारी तफसीलात से आप बखूबी वाकिफ हैं। आपसे मुराद मेरे मासिस, मेरे अवाम, निहत्ते अवाम, उजड़े हुए अवाम, 1947 के दरबदर होने वाले अवाम और दुनिया के खित्ते में फैले हुए वो सारे अवाम जो मोहब्बत का नजरिया रखते हैं, जो मोहब्बत का नैरेटिव रखते हैं, जो अमन का नैरेटिव रखते हैं, जो भाईचारे का नैरेटिव रखते हैं, उन सबको मेरा सलाम, उन सब के लिए मेरी दुआएं। लेकिन आज मुझे एक ऐसे मौजू पे आपसे बात करनी है जिससे मुझे दाद नहीं समेट, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। और इंसाफ भी अपने लिए नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए चाहिए जो अब तक दरबदरी या दुश्मनी या नफरत का सामना कर रहे हैं, और उनका ताल्लुक इन दोनों मुल्कों से, भारत से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान की बात तो मैं आपको बाद में मैंने बतानी है, और आपसे तफसीली मुलाकात भी होगी इस हवाले से कि पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ क्या मामला थे। हम बख्शेंगे किसी को नहीं, क्योंकि जब आप सच बोलने पे आते हैं तो फिर आप नाराजियों से नहीं डरते, फिर आप सच बोलते हैं। सिर्फ सच बोलना चाहिए। मुझे भी फुर्सत नहीं मिल रही कि मैं इस तरफ रुख करूं, लेकिन मुझे रुख करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरे ननिहाल से इतनी आवाजें बुलंद होती हैं, इतना कुछ आ रहा है हवा के साथ, नफरत की आंधी के साथ, इतना कुछ आता है कि यहाँ बैठ के दिल दुखता है कि आप तो बड़ा मुल्क हैं, आप तो अपने आप को बड़ा कहते हैं, आप तो अपने आप को बड़ी जमहूरियत कहते हैं, तो आप सुधर जाइए, आप ही कुछ अच्छी रवायात को जन्म दीजिए, आप ही कदम आगे बढ़ा लीजिए, आप ही सोच का दायरा वसी कर लीजिए। आपको देखते देखते फिर छोटे मुमालिक भी आपकी पैरवी करेंगे, आपके पीछे आएंगे, या वो भी इंसाफ देने का अमल शुरू करें। तो इसीलिए आपसे शिकायत भी ज्यादा हो जाती है। या तो आप ये दावा खत्म कीजिए कि आप बड़ी जमहूरियत नहीं है, आप खित्ते में बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क नहीं है, या आप ये दावा कीजिए कि आपको अलहदा होने का, बंटने का या तकसीम होने का दुख नहीं है। और अगर आपको दुख है तो दुख को कम कीजिए, मरहम लगाइए, पट्टी कीजिए, इसे नासूर मत बनने दीजिए। एक छोटा सा मामला हुआ है आपके मुल्क में, हम सब उनको पसंद करते हैं, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हम सैफ अली खान की बात कर रहे हैं, जिनको प्यार से छोटे नवाब कहते हैं आप, हम भी उनको छोटे नवाब कहते हैं। लेकिन उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? सिर्फ इस चीज की कि वो मुसलमान है। ये लफ्ज कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। लेकिन क्या करें कि जब आपकी तरफ से बात आती है, किसी मस्जिद की बात आती है, जब आपसे बात करें कहीं दंगे फसाद की बात आती है, उसमें भी मुसलमान शामिल होते हैं। जब आपकी तरफ देखें, जब आपसे बात करें, जब आपका मीडिया उठाएं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन, उसमें तफरीक, उसमें नफरत नजर आती है, उसमें अक़लियत पे होने वाला जुल्म नजर आता है। अगर फिर भी मुझे कई लोगों ने कहा कि जब आप बात कर रहे हो सच बोला करें, तो फिर आप माजरत मत तलब किया करें। तो मैं जब जवाब में मैंने उनसे ये कहना होता है कि अदब अदब का तकाजा है ये, हम सच्चाई में भी किसी की दिलादारी नहीं करना चाहते, तो वो खामोश हो जाते हैं, सराहने पे मजबूर होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम अग्रेसिव, हम आपसे T20 खेलें। भाई मुझे आपके साथ T20 नहीं खेलना, हमें मसाइल का हल चाहिए। तो अगर वो गुफ्तगू से हो जाए, हमारा कोई मुद्दा उठाने से आप तक हमारा मसला पहुंचे, या कोई भी मसला पहुंचे, या किसी का भी मसला पहुंचे, तो उसके हल होने से हम सब लोगों को मामला होना चाहिए। उसके हल होने से मतलब होना चाहिए कि हम और फैला दें, जो रायता आपने फैलाया मैं उसको और फैला दूं, उसमें और इजाफा कर दूं। ऐसी सोच हरगिज पायदार नहीं हो सकती, आगे बढ़ने वाली सोच नहीं हो सकती, मुस्तकबिल की सोच नहीं हो सकती, नौजवानों को बचाने की सोच नहीं हो सकती, घर को जोड़ने की सोच नहीं हो सकती। घर और बटेगा, घर और तकसीम होगा, घर और टूटेगा, नहीं तो कमजोर जरूर होगा। और ये पॉलिसी कम से कम मेरी तो नहीं। आपका नजरिया हम तक पहुंच चुका है, लेकिन मेरे नजरिए तक पहुंचने के लिए आपको दिक्कत करनी पड़ेगी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, थोड़ा अमन की बात करनी पड़ेगी। और ये आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम याद दहानी आपको करवाते रहेंगे, हम मुद्दे उठाते रहेंगे, हम आपसे इंसाफ का तकाजा करते रहेंगे, हम कलम उठाते रहेंगे। एक शेर पढ़ूं यहाँ पे, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्योंकि मेरे पास मालूमात का ढेर है, अंबार है, और मुझे अब लग रहा है कि मुझे फिर दोबारा से
सेंसर की छुरी चलानी पड़ेगी। शेर मैंने इसलिए सुनाना होता है कि 2 लाइनों में हम आप तक पूरी कहानी पहुंचा देते हैं। शेर कुछ इस तरह है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। आपका मुल्क है, आपका फनकार है, जिसका नाम सैफ अली खान है, आप ही का पासपोर्ट होल्डर है, आप ही की शहरियत रखता है, और वो एनिमी एक्ट का शिकार होगा। एनिमी एक्ट की तफसीलात बताऊं आपको, किताबें लिखी जा सकती हैं इस एक्ट के ऊपर, और 70 से 80 साल होने को आ रहे हैं। 7 दहाइयों के बाद भी आप अपने मुल्क में बसने वालों में एनिमी एक्ट लागू करेंगे या एनिमी ढूंढेंगे उसके अंदर से। एनिमी इंग्लिश का लफ्ज है दुश्मन, दुश्मन एक्ट लगाएंगे आप उसके ऊपर। मुझे आज आपको, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मैंने नहीं बताना सैफ पे हमला किसने किया, सैफ को धमकियां कौन देता रहा, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, दर्जनों धमकियां आई हैं उनको, और किन तंजीमों की तरफ से आई। अगर मैंने उनके नाम ले दिया आप चिरागपा हो जाएंगे। और ये भी मैंने अगर आपको तस्करा कर दिया कि आपकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अगर कोई मुसलमान तरक्की कर जाए, या वो किंग खान बन जाए, या वो सलमान खान बन जाए, या वो भाईजान बन जाए, या वो छोटा नवाब बन जाए, तो आप उसकी मकबूलियत में ये जाविया ढूंढते हैं कि मुसलमान ही क्यों मकबूल हो रहा है, उसके पैरेलल, उसके मुकाबले में कोई और हिंदू या कोई किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों नहीं। ये आपका मुल्क, आपके फनकार, आपके यहाँ मकबूलियत के दर्जात को तय कर रहे हैं, और हम प्रदेश में बैठ के, दूसरे मुल्क में बैठ के उनको देखते हैं, और हम भी पसंदीदगी का इजहार करते हैं। खुला मैदान है, जो जीते वो घोड़ा कामयाब। तो इसमें मजहब की तफरीक कहाँ से आ गई? ये बहुत बड़ी बहस है जिसको फिर कभी के लिए उठा रखिए। आज चलते हैं सिर्फ और सिर्फ दुश्मन एक्ट के तहत सैफ अली खान की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और कब से होता आ रहा है। मुझे सिर्फ आज आपको वो तफसील बतानी है, फैसला आपने करना है, मैंने अपनी राय नहीं देनी। मैंने तमाम मुस्तदिका रिपोर्ट्स आपके सामने रख देनी है, भारतीय मीडिया का मौकफ रख देना है, वो तमाम पटौदी फैमिली की प्रॉपर्टीज की तफसीलात आपके सामने रख देनी है, किस कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, जजेस के क्या रिमार्क्स है, और पटौदी फैमिली की जितनी प्रॉपर्टीज है उनके वाली वरसान क्या है, कौन कौन है, और ये अगर ये दुश्मन एक्ट इस प्रॉपर्टी पे नाफिज होता है तो उससे कितने लोग मुतासिर होंगे। 1 2 3 4 10 100 सैकड़ों, जी नहीं, 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर होंगे। इन सबको आपने पाकिस्तान भेजना है या चाइना भेजना है, क्योंकि एनिमी एक्ट 2 मुल्कों पे लागू हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना। वो लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान चले गए या चाइना चले गए, उन पे आपका ये दुश्मन एक्ट, एनिमी एक्ट नाफिज होता है। ये मैंने मुख्तसरन बात की है। तो इख्तिसार के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि किस कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, और इस प्रॉपर्टी की, पटौदी फैमिली की प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है, अमेरिका की करेंसी में इसकी मालियत कितनी है, पाकिस्तान में की करेंसी में इसकी मालियत कितनी है, और ये प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ हैं, और पटौदी फैमिली में इस वक्त कितने अफराद हैं, या कितने ये प्रॉपर्टीज कितने अफराद के नाम पे, और उनके पास क्या कागजात हैं इस प्रॉपर्टी के हवाले से। मैंने आपसे जो आपकी जिंदगी के 15 से 20 मिनट लेने होते हैं, मैंने इन्हीं 15-20 मिनट में आपको कोशिश करनी होती है कि सारा मुकदमा आपके सामने पेश कर दूं और आपको फैसला करने में आसानी हो। तो सबसे पहले चलते हैं कि दुश्मन की जायदाद करार देकर सैफ अली खान के खानदान की प्रॉपर्टी जब्त करने की राह हमवार हो चुकी है, और ये राह भारत में हमवार हुई है, पाकिस्तान में नहीं। यानी कि सैफ अली खान जहां बस रहे हैं वहीं पे उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार देकर जब्त करने के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और वाया भटिंडा ये तैयारियां नहीं हो गई, ये अदालत के जरिए, एक्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है गुज़श्ता दिनों, उन्हीं दिनों जिन दिनों सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, चोरी हुई, डकैती, कुछ भी हुआ, वो हॉस्पिटल तक पहुंचे, किसके रिक्शे में पहुंचे, उसकी मदद हुई नहीं हुई, ये तमाम खबरें आप मासिस तक पहुंच चुकी हैं। उसको इनाम भी मिल गया, उसको एनजीओ ने भी मदद की जो रिक्शे में लेके गया सैफ को। सैफ भी सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से घर तक चले गए, घर पे उनका वालिहाना इस्तकबाल, फ्लैट को सजाया गया, करीना खोज आओ भगत हो रही है। इस केस में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया उसका ताल्लुक किस मुल्क से है ये भी आप लोगों को पता चल गया, उसके क्या इश्यूज हैं वो भी आपको पता चल गया, उससे एक बाली बयान लिया गया या उसने दिया। ये तमाम मामला मुझे बार बार रुकना इसीलिए पड़ता है कि मैंने अगर खुल के तबसरा कर दिया तो बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत सी उंगलियां भी उठेंगी, और हम नहीं चाहते। बहरहाल जो भी कुछ आप कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ ये हमला हुआ, बड़ी तेजी के साथ
मुजरिम पकड़ा गया और बड़ी तेजी के साथ इसकी कंक्लूजन की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन असल मामला जो है उसके ऊपर नजर बहुत कम लोगों की है। बहरहाल सैफ के लिए हमारी नेक तमन्नाएं, बहुत सी ढेरों दुआएं, वो जल्द सेहतयाब हों। काफी हद तक वो सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन इस बीमारी से वो कैसे छुटकारा हासिल करेंगे जो दुश्मन की जायदाद के हवाले से उनको लाहक होने वाली है, उनके पूरे खानदान को, इसके बारे में इसकी दवाई हमारे पास तो नहीं है, वो भी आप भारत में तलाश कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी तफसील मैंने आपको अदालती मामलात की बतानी है, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी की तफसील बतानी है और उसकी मालियत, प्रॉपर्टी पटौदी फैमिली की प्रॉपर्टीज की मालियत कितनी है वो मैंने आपको बतानी है, प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है वो आपको बतानी है, और फिर मैंने पूरी ट्रेल आपको पटौदी फैमिली की बता देनी है। और इस दुश्मन जायदाद करार देकर जो पटौदी फैमिली की जायदाद जब्त करने की तैयारियां बड़े जोरों शोर से नफरत की आंधी चलाने वालों ने कर रखी है ना, इससे कितने लोग मुतासिर होंगे ये मैंने आपको बताना। तो जनाब, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पटौदी खानदान की जायदादों पर 2015 से आए स्टे को खत्म कर दिया है। इसको हम उर्दू में हुक्म स्टे को हम हुक्म इम्तना कहते हैं। इस फैसले के बाद इन जायदादों को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत हुकूमत के कंट्रोल में लिए जाने की राह हमवार हो गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहे हैं हम आपको। अब मुझे आपको बताना है कि ये जायदादों की मालियत कितनी है, और फिर मैंने आपको मवाजना भी कर देना मुख्तलिफ ममालिक से करेंसी का इन प्रॉपर्टीज का। ये जायदादें प्रॉपर्टी खानदान की जायदादें जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है, और ये पटौदी खानदान से मुंसलिक है और इसका ताल्लुक सैफ अली खान के खानदान से है। इन जायदादों की मालियत अमेरिकन डॉलर्स में तकरीबन 1 अरब 83 करोड़ डॉलर, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में 512 अरब 20 करोड़ रुपए बनती है। अब मुझे आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ वाकई हैं। इन प्रॉपर्टीज में इस फैसले से, हाईकोर्ट के फैसले से जो जायदादें मुतासिर होंगी उनमें सबसे पहले लिखते जाइए, अब आप अमन पसंद आगे आगे आ जाएं, कान और जहानत के दरीचे खोल लें, और वो जो सब कुछ हड़प करना चाहते हैं, वो अपने सिवा किसी को नहीं देखना चाहते, वो जो अमन के दुश्मन हैं, वो भी इस महफिल में शामिल हो जाए, क्योंकि ये सारी तैयारी हमने उन्हीं के लिए करनी होती है। वो ये समझ लें, वो ये जान लें कि हम खामोश नहीं रहेंगे। नाइंसाफी कहीं भी होगी हम उसका पीछा करेंगे, हम उस पर बात जरूर उठाएंगे, और हमारे हाथ में हथियार नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कलम होगा। सबसे पहले इसमें वो प्रॉपर्टी शामिल है जिसका नाम है फ्लैग स्टाफ हाउस, सैफ अली खान के बचपन की रिहाइश गाह। दूसरी प्रॉपर्टी है नूर सबा पैलेस, तीसरी प्रॉपर्टी है दारुस्सलाम बंगला, चौथी प्रॉपर्टी है बंगला हबीबी, पांचवी प्रॉपर्टी है अहमदाबाद पैलेस, और आखिरी प्रॉपर्टी जिसका जिक्र मैंने आपसे करना है उसका नाम है कोहे फिजा प्रॉपर्टी। ये दुश्मन की जायदाद है। पटौदी खानदान आपके पास मुद्दतों से रह रहा है, अब भी रह रहा है, मुझे मजीद किसी तमहीद में नहीं जाना, लेकिन इनके अलावा भी दिलचस्पी की बात देखिए आप, इन प्रॉपर्टीज जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, इनके अलावा भी दीगर जायदादों पर कोर्ट के फैसले के असरात मुरतब हो सकते हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल का हुक्म जो उन्होंने जारी किया है, मुझे सिर्फ उसकी 3-4 लाइनें इख्तिसार के साथ आपको बयान कर देनी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि दुश्मन जायदाद एक्ट 2017 की तरमीम के तहत कानूनी चाराजोई का रास्ता मौजूद है। फ्रीकैन को 30 दिन के अंदर नुमाइंदगी दायर करने की हिदायत दी है। अगर 30 दिन के अंदर नुमाइंदगी जमा की जाती है तो अपील करने वाली अथॉरिटी इस मामले को मेरिट पर हल करेगी। अब मैंने आपको जैसा कि गुफ्तगू के आगाज में बताया, दोबारा आपको बता दूं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या। एक लाइन में मैंने आपको समझाना है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उन जायदादों पर दावा करने की हुकूमत को इजाजत देता है, भारतीय हुकूमत को इजाजत देता है, जो अफराद पाकिस्तान या चीन हिजरत कर गए हों। अब एनिमी एक्ट के तहत, दुश्मन की जायदाद के तहत अब तक भारत में किन किन शख्सियात की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया है, अगर मैंने उनकी तफसीलात आपको अब बता दी ना, तो फिर वही आग भड़केगी जो आप भड़काना चाहते हैं, और हम उस आग पे तेल नहीं छिड़कना चाहते, हम पानी डालने का काम कर रहे हैं। चलिए छोड़ देते हैं सारी बहस को। अब मुझे आपको बताना है नवाब पटौदी की फैमिली की तफसीलात, कुछ पूरी उनकी फैमिली की ट्रेल मुख्तसर सी मैंने आपको बयान कर देनी है कि ये प्रॉपर्टी किन किन लोगों से होती हुई, अब ये जो मैंने आपको पहले तफसीलात बताई हैं, दारुस्सलाम बंगला और नूर सबा पैलेस, बंगला हबीबी, ये प्रॉपर्टी कितने अफराद से मुतल्लिक है, किन किन की मलकियत में थी,
اور اب اس سے متعلق کتنے افراد ہیں، اور اگر یہ سب دشمن جائیداد ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اس سے کتنے افراد متاثر ہوں گے. تو سب سے پہلی بات آپ یہ لے لیں کہ 1 لاکھ سے زائد افراد، اگر یہ جائیدادیں دشمن کی جائیدادیں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں تو 1 لاکھ سے زائد افراد اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوں گے. وہ اپنے گھر بار سے ہر چیز سے محروم ہو جائیں گے. اب بھارتی حکومت نے، مودی سرکار نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں میرے پاس تو اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں جان جاؤں اور آپ کو بتا دوں. فی الحال جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں اس کی سمری میں نے آپ کو پیش کر دینی ہے، اور میں آخری پائیدان پہ ہوں. میں نے پٹودی فیملی کی آپ کو ٹریل بتانی ہے. تو جناب، بھوپال کے آخری نواب حمید اللہ خان کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی بیٹی ان کی عابدہ سلطان تھی جو 1950 میں پاکستان ہجرت کر گئی تھی. یہ عابدہ سلطان وہی ہیں جن کے بیٹے نواب شہریار خان جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور وہ گئے بھی تھے بھارت. اور یہاں تو پاکستان میں تو تقریباً سبھی اچھی طرح جانتے تھے کہ شہریار خان کے پٹودی فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے ریلیٹیوز میں سے ہیں. تو ان کے ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کی چھوٹی بہن سائدہ سلطان جائیدادوں کی حقدار قرار پائیں کیونکہ وہ بھارت میں ہی رہی. ان کی شادی پٹودی کے نواب افتخار علی خان سے ہوئی. انہی کے پوتے سیف علی خان ہیں. اچھا، جنہوں نے سیف نے اپنی دادی سے وراثت میں یہ سب کچھ پایا ہے، یہ حصہ ان کو اپنی دادی سے ملا ہے. تاہم بڑی بہن عابدہ سلطان کی ہجرت کے باعث اب اصل معاملہ جو ہے، جو دور کی کوڑی ہے، وہ یہ ہے کہ عابدہ سلطان چونکہ پاکستان ہجرت کر گئی تھی اور ان کی ہجرت کے باعث بھارتی حکومت نے ان جائیدادوں کو دشمن کی جائیداد قرار دینے کا دعویٰ کر دیا ہے. اچھا، 2019 میں اب میں سارے معاملات کو چھوڑوں تو تھوڑا سا تاریخ میں آج سے 5-6 سال پہلے چلے جاتے ہیں. تو 2019 میں عدالت نے چھوٹی بہن سائدہ سلطان کو بھوپال ریاست کا قانونی وارث تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب جو فیصلہ آیا ہے اس نے تنازع کو دوبارہ بڑھا دیا ہے. یہ بار بار کیوں یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور بھوپال کے کلیکٹر کا مجھے یہاں پہ آپ کو حوالہ دینا ہے کہ بھوپال کے کلیکٹر تھے کوشلندر وکرم سنگھ. انہوں نے اعلان کیا کہ ان جائیدادوں کے 72 سال پرانے ملکیتی ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اب ریاستیں کیسے تنگ کیا کرتی ہیں. مثلا ہمارے گھر بار چھوٹے ہیں، ہمارے اپنے چھوٹے ہیں، ہمارے اپنوں کی قبریں ہم سے چھوٹی ہیں. انہی سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے ہم پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو ہم نے یہ قدم اٹھایا، گھر سے باہر قدم نکالا. آپ ابھی بھی عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، اور کتنے قدموں کو آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں. یہ بحث پھر کبھی بھی اٹھا رکھی. آگے چلتے ہیں اسی معاملے پہ. ان جائیدادوں پہ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو مدعا اٹھایا گیا ہے اور جس میں بھوپال کے کلیکٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے، پوری فلمی کہانی ہے. ان جائیدادوں پہ رہائش پذیر افراد ممکنہ طور پر ریاست کے کرایہ داری قوانین کے تحت انہیں کرایہ دار سمجھا جاتا ہے. اب میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی فیملی رہ رہی ہے پٹودی خاندان سے جو تعلق رکھتی ہے، ان کو کرایہ دار سمجھتے ہیں. آپ ان کا مالک نہیں سمجھ رہے. وہ رہنے والے بھارت کے، بسنے والے بھارت کے، پیدا بھارت میں ہوئے، پراپرٹیز ان کی ہیں، لیکن آپ ان کو کرایہ دار سمجھ رہے ہیں. چلیے، حکومتی دعوے نے ان جائیدادوں پر رہائش پذیر، یہ آپ کے میڈیا کی ایک رپورٹ کے میں نے چند لفظ نکالے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق حکومتی دعوے نے ان جائیدادوں پر رہائش پذیر 1.5 لاکھ افراد، میں نے آپ کو 1 لاکھ سے زائد بتایا تھا، یہ بھارتی میڈیا کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان جائیدادوں پر رہائش پذیر 1.5 لاکھ افراد کو اضطراب میں ڈال دیا گیا ہے. پریشان ہیں وہ لوگ. یہ چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. کیا خطرہ ہے ان لوگوں کو؟ ان لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ انہیں بے دخل کر دیا جائے گا ان کی جائیدادوں سے. اور اس خوف نے 1.5 لاکھ افراد کی زندگی اجیرن بنا رکھی. کورٹ کے دھکے الگ سے ہے، جائیداد کے چھن جانے کا خطرہ الگ سے ہے، اور سیف پہ حملہ اور یہ بڑے جان کو خطرہ الگ سے ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ نسل در نسل کی پراپرٹیز ان لوگوں کے پاس ہے، اور ہم لوگوں کے پاس بھی باپ دادا کی جب ہوتی ہے تو اکثر جب بڑے بزرگ پر لوگ سدھارتے ہیں یا اوپر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو رجسٹریاں دے کے نہیں جاتے. ان میں سے بیشتر کے پاس تو رجسٹریاں بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، صدیوں سے بیٹھے ہیں، کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ ان سے کاغذ مانگ رہے ہیں. آپ کو در و دیوار نظر نہیں آ رہے، آپ کو ان کی سبھیتا نظر نہیں آ رہی، آپ کو ان کا رکھ رکھاؤ نظر نہیں آ رہا، آپ کو ان کا پورا خاندان نظر نہیں آ رہا، آپ کو 1.5 لاکھ افراد نظر نہیں آ رہے، اور آپ کو کاغذ کے چند پرزے چاہیے جو کہ کچھ ان کے پاس ہیں بھی، لیکن آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ دشمنی کا ایکٹ لاگو ہے. اب نواب اور بھوپال کے نام پہ ساری رجسٹری ہے. دقت یہ ہے
ساری رجسٹری پورے نوابوں کی جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان سب کی رجسٹری نواب آف بھوپال کے نام پہ ہے. اور باقی مجھے سینسر ہی آپ کر لینا. فی الحال سیف علی خان کی سیکیورٹی رونت رائے کی کمپنی کے سپرد کر دی گئی ہے. یہ خبریں بھی ہمیں بھارت سے ہی ملی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس وہی والی بات اعلیٰ دین کا چراغ تو ہے نہیں. اب رونت رائے ان کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کی فیملی کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم نیک تمنائیں آپ کے لیے رکھتے ہیں, آپ کی زندگی کی حفاظت بھی ہو, آپ کی پراپرٹی کی حفاظت بھی ہو, آپ کے فن کی بھی حفاظت ہو, اور آپ کی نسلیں نسل در نسل اسی طرح بھارت کی خدمت کرتے ہیں. ہم برا نہیں سوچیں گے, لیکن آپ جہاں جہاں ناانصافی ہوگی ہم اس پہ بولیں گے ضرور. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.